ये फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का चौथा एपिसोड है। इसके पुराने सारे एपिसोड को मैंने बहुत ही उम्दा तरीके से अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप इस सीरीज की कहानी को और अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप इस वीडियो को देखने के बाद पुरानी सारी वीडियोस को भी देख लेना। सो फ्रेंड्स, अब ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधा बढ़ते एपिसोड 4 की कहानी की ओर। हमारा आज का एपिसोड शुरू होता है और हमें 6 साल पहले की कहानी को दिखाया जाता है। ये बात है उस समय की जब बकी का वकांडा में इलाज चल रहा होता है। यहाँ पर आयो मौजूद होती है जो इससे पहले तो तरह तरह के सवाल पूछती है और फिर उन शब्दों को दोहराती है जिसे सुनकर ये मारकाट करना शुरू कर देता था, यानी हाइड्रा के द्वारा कंट्रोल होना शुरू हो जाता था। इन खास वर्ड्स को सुनने के बाद बकी पर कुछ भी असर नहीं हो पाता, जिसके बाद हम व्यूअर समझ जाते हैं अब बकी पूरी तरह से ठीक हो चुका है। चूंकि अब बकी ठीक हो गया होता है इसीलिए इसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें घूमने लगती है। ये सारी यादें उस समय की होती है फ्रेंड्स, जब इसने आयरन मैन के माता पिता को मारा था और बहुत सारे गैरकानूनी काम को किए थे। चूंकि बकी उस समय अपने आप के कंट्रोल में नहीं था, इसलिए बकी को जब वो पुरानी बातें याद आती है तब वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। और इसी के साथ ये कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है और हमें बकी को ओयो के सामने दिखाया जाता है। ये वही सीन है फ्रेंड्स जिसे आपने एपिसोड 3 के अंत में देखा था। बकी को अपने सामने देखकर आयो कहती है, तुमने जीमो को जेल से क्यों बाहर निकाला? तुम जानते हो ना, इसी ने हमारे पुराने किंग को मारा था। आयो की बात सुनकर बकी कहता है, हमें कुछ इसकी जरूरत आन पड़ी थी, इसीलिए हमने इसे बाहर निकाला। अगर हमारी वो जरूरत पूरी हो जाएगी तो हम इसे वापस से गवर्नमेंट को सौंप देंगे। बकी की बात सुनकर आयो कहती है, तुम्हारे पास 8 घंटे हैं। अगर तुम इन 8 घंटों के अंदर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तो हम लोग जीमो को पकड़कर यहाँ से लेकर चले जाएंगे। इतना कहने के बाद एक तरफ आयो यहाँ से चली जाती है तो दूसरी तरफ बकी उस जगह पर पहुंचता है जहां पर सैम और जीमो रुके हुए होते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद बकी इन दोनों को कहता है, वकांडा वाले जीमो को खोज रहे हैं और अगर 8 घंटे के अंदर हम लोगों ने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो वकांडा वाले इसे पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाएंगे। बकी की बात सुनकर जीमो बहुत ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैम कार्ली को पकड़ने के लिए अपनी तिकड़म लगाना शुरू कर देता है। आगे थोड़ी बहुत जांच पड़ताल और खोजबीन के बाद इन तीनों को पता चलता है कि कार्ली को उसके बचपन के दिनों में डोनिया मडानी नाम के किसी औरत ने अडॉप्ट किया था जो अभी कुछ दिन पहले गुजर चुकी है। ये वही औरत थी फ्रेंड्स जिसके लाश के पास कार्ली कुछ दिन पहले यानी पिछले एपिसोड में रो रही होती है। आगे इन्हें पता चलता है जिस जगह पर डोनिया मडानी की डेथ हुई थी वो ग्लोबल रिपैट्रिएशन काउंसिल की एक कैंप थी। ये दोनों थोड़ी बहुत और बातचीत करने के बाद इस कैंप में जाने की सोचते हैं ताकि वहां से इन्हें कार्ली के बारे में और ज्यादा पता चल सके। इसी क्रम में हमें कार्ली को इस इंसान के साथ एक सुनसान जगह पर दिखाया जाता है जहां पर यह इंसान पत्थरों को कुछ इस तरह से घिसकाता है और फिर कार्ली इस पत्थरों के बीच में से एक बैग को निकालती है। आगे हम व्यूअर्स को पता चलता है इस बैग के अंदर सुपर सोल्जर सीरम है। इन सारे सुपर सोल्जर सीरम को हाथ में लेने के बाद कार्ली इस इंसान से पूछती है, क्या मैं सही कर रही हूँ? जिस पर यह इंसान जवाब देता है, मैं कैप्टन अमेरिका का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि कैप्टन अमेरिका के बाद मुझे कोई पसंद आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन अमेरिका के बाद कोई एक ऐसा इंसान है जिस पर हम सभी को भरोसा करना चाहिए, वो है कार्ली मॉर्गन। हल्क की चुटकी से वापस आए इंसान के लिए गवर्नमेंट सारा कुछ कर रही है पर उस इंसान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है जो पहले से यहाँ पर मौजूद थे। और कार्ली, तुम उन इंसानों पर ध्यान दे रही हो जो पहले से यहाँ पर मौजूद थे। कार्ली, तुम रॉबिन हुड की तरह हो जिसे भगवान ने हम सब की भलाई के लिए भेजा है। इस इंसान की बात सुनकर कार्ली काफी खुश होती है और इस इंसान से पूछती है, क्या तुम भी सुपर सोल्जर सीरम लेना चाहोगे? जिस पर यह इंसान कुछ भी नहीं बोलता। इस इंसान को शांत देख कार्ली कुछ भी नहीं बोलती और इस सुपर सोल्जर सीरम से भरे हुए पैकेट को यानी बैग को अपनी कमर में बांध लेती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे सैम, बकी और जीमो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर डोनिया मडानी मरी थी ताकि इन्हें कार्ली के बारे में ज्यादा कुछ पता चल सके। यहाँ पहुंचने के बाद ये तीनों अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं और इन्हें जो भी इंसान मिलता है उससे ये लोग डोनिया मडानी के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी इंसान सैम और बकी को
डोनिया मडानी के बारे में नहीं बताता है। आगे जिमो को कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसके बाद जिमो इन बच्चों के पास जाकर कुछ चॉकलेट देता है और बड़े प्यार से कहता है, डोनिया मडानी मेरे बचपन की फ्रेंड रही है। अभी कुछ दिन पहले वो गुजर चुकी हैं। मैं उनकी लाश को एक बार देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उनका फ्यूनरल कहाँ हो रहा है? अपने सामने ढेर सारे चॉकलेट को देखकर ये लड़की जिमो के कान में कुछ कहती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हमें बकी, सैम और जिमो को एक साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर जिमो कहता है, हमें कार्ली मॉर्गन जैसे इंसानों को मार देना चाहिए, क्योंकि जब इंसान के पास पावर आ जाती है तब वह अपने मंसूबे को पूरा करने में लग जाते हैं। इस बात को सुनने के बाद सैम कहता है, मुझे लगता है कार्ली का ब्रेन वॉश किया गया है। मैं एक बार कार्ली से मिलना चाहता हूँ ताकि मैं उसे समझा बुझाकर सही रास्ते पर ला सकूं। सैम की बात सुनने के बाद बकी सैम की बात पर हामी भरते हुए कहता है, अगर बात से बात बन सकती है तो हमें लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है। अपनी बात को इन दोनों के द्वारा काटते देख जिमो को बहुत ज्यादा मन अंदर में गुस्सा तो आता है, पर वह सामने से इन दोनों को कुछ भी नहीं बोलता और अपने गुस्से को दबाता हुआ इनसे कहता है, जब मैं कैंप में गया था तो मुझे एक छोटी लड़की से कार्ली मॉर्गन के बारे में पता चला था कि वह डोनिया मडानी के फ्यूनरल में प्रेजेंट होगी और उसने ये भी कहा है कि वो हम तीनों को वहां पर ले जाएगी। चूंकि सुपर सोल्जर सीरम लेने की वजह से कार्ली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है और जॉन वॉकर के कैरेक्टर वाला नया कैप्टन अमेरिका भी उतना अच्छा इंसान नहीं होता है, इसीलिए सैम बहुत ज्यादा परेशान होते हुए सिरेन के पास कॉल करता है ताकि वह इन दोनों पर नजर रखवा सके। सैम की बात सुनकर सिरेन कहती है कि इसकी ऐसे 2-3 सैटेलाइट पर है, यानी वह 2-3 सैटेलाइट की मदद से इन दोनों पर कड़ी नजर रख सकती है। अब शाम हो चुकी होती है और डोनिया मडानी के फ्यूनरल में जाने का समय हो चुका होता है, इसीलिए सैम, बकी और जिमो इसके फ्यूनरल में जाने के लिए अपने घर से निकलते हैं। ये तीनों कुछ दूर बढ़े ही होते हैं कि इन्हें सामने से कैप्टन अमेरिका यानी जॉन वॉकर आता हुआ दिखाई पड़ता है, जो लेमार हॉस्किन के साथ होता है। अपने सामने बकी, सैम और जिमो को देखकर यहाँ पर नया वाला कैप्टन अमेरिका यानी जॉन वॉकर कहता है, देखो यार, तुमने जिमो को छुड़ाया, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी बात तुम सुनो, तुम जो भी काम कर रहे हो वो उतना सही नहीं है, क्योंकि हमारी मंजिल एक है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा, इसीलिए हम दोनों मिलकर काम करते हैं और इस कार्ली नाम के प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं, यानी इस कार्ली को मारकर अपना पलड़ा जल्दी से भारी करते हैं। जॉन की बात सुनकर यहाँ पर सैम कहता है, मुझे लगता है बस कार्ली का ब्रेन वॉश किया गया है। अगर हम उससे अच्छे से बात करेंगे तो सारी चीजें सही हो जाएगी और वह भी एक अच्छा इंसान बन जाएगी। सो मैं कार्ली के पास जा रहा हूँ उससे समझाने बुझाने। सैम की बात सुनकर जॉन वॉकर अपने दोस्त लेमार के साथ इसके साथ हो जाता है, जिसके बाद ये सारे लोग एक लड़की की हेल्प से उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर डोनिया मडानी का फ्यूनरल चल रहा होता है और जहां पर कार्ली मौजूद होती है। गेट पर पहुंचने के बाद जॉन तरफड़ाने लगता है, यानी अंदर जाकर मारपीट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आगे यहाँ पर सैम कहता है, मैं पहले जाकर कार्ली से अच्छे से बात करूंगा, अगर वह नहीं मानेगी तब तुम्हें जो करना होगा कर लेना। सैम की बात सुनकर जॉन कहता है, तुम्हारे पास 10 मिनट है, अगर 10 मिनट के अंदर तुम सारी चीजों को सॉर्ट आउट नहीं करोगे तो मैं अंदर आ जाऊंगा। अंदर पहुंचने के बाद सैम की नजर कार्ली पर पड़ती है, जो अभी भी डोनिया मडानी के फ्यूनरल में होती है। यहाँ पर कुछ देर तक सैम वेट करता है, जिसके बाद कार्ली जब अलग होती है तो यहाँ पर सैम इससे बात करना शुरू करता है और इसे कॉन्विंस करना शुरू करता है। सैम की बात सुनकर कार्ली धीरे धीरे कॉन्विंस हो रही होती है कि तभी जॉन के द्वारा सैम को दिया गया 10 मिनट का समय जॉन को काफी लंबा लगने लगता है और वह 10 मिनट के पहले ही कार्ली के पास आकर कहता है, कार्ली, यू आर अंडर अरेस्ट। अपने सामने कैप्टन अमेरिका यानी जॉन वॉकर को देखकर कार्ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह दौड़ते हुए यहाँ से भागकर दूसरे कमरे में पहुंचती है, जहां इसे सामने से जिमो आता हुआ दिखाई पड़ता है। अपने सामने कार्ली को देखकर जिमो इस पर लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है। चूंकि पिछली बार कार्ली ने सारे सुपर सोल्जर सीरम को अपने कमर में बांध रखा था, इसीलिए जिमो से बचने के क्रम में, यानी जिमो की गोलियों से बचने के क्रम में, इसके कमर में बांधा हुआ सारा सुपर सोल्जर सीरम बाहर निकल जाता है और जमीन पर बिखर जाता है। जमीन पर पड़े इतने सारे वायल्स को देखकर जिमो समझ जाता है ये शायद सुपर सोल्जर सीरम हो सकता है, इसीलिए वह इस वायल्स के पास पहुंचता है और फिर अपने पैर से इस वायल्स को कुचलना शुरू करता है। जब लास्ट वाला वायल बचा हुआ होता है कि तभी यहाँ पर कैप्टन अमेरिका आ जाता है, जो अपनी शील्ड से इसे मारकर बेहोश कर देता है।
जीमो के द्वारा सुपर सोल्जर सीरम के वायल्स को बर्बाद करने के क्रम में कार्ली यहां से फरार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिल्ड के सिर पर लगने की वजह से जीमो बेहोश हो जाता है। जीमो को बेहोश होते देख जॉन वॉकर आखिरी का बचा हुआ वायल्स अपने पास रख लेता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। चूंकि इस बार फिर से जॉन ने सैम के काम में अड़चन लगाई थी, इसीलिए वह सेरेन के पास मैसेज करते हुए कहता है, तुम अपनी नजर जॉन पर बनाए रखना और जब भी वह कार्ली के ठिकाने के पास जाएगा तब तुम मुझे बता देना। आगे हमें सैम, बकी और जीमो को एक कमरे में दिखाया जाता है जो कार्ली के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर नया वाला कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त लेमार हैस्किंग के साथ आकर कहता है, तुमने जीमो को जेल से छुड़ाकर अच्छा नहीं किया, इसका हश्र बहुत ज्यादा बुरा होगा। पहले मैं कार्ली के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और फिर मैं इस जीमो को यहाँ से ले जाकर वापस से जेल में डाल दूंगा। यहाँ पर जॉन वॉकर ये सब कह रहा होता है कि पीछे से वकांडा वाले यानी डोरा मिलाजे के लोग आ जाते हैं। दरअसल फ्रेंड्स, जो उन्होंने 8 घंटे का समय बकी को दिया होता है वो अब पूरा हो गया होता है और ये लोग भी यहाँ पर जीमो को लेने आए हुए होते हैं। चूंकि जॉन जीमो को यहाँ से ले जाकर वापस से जेल में बंद करना चाहता था, इसीलिए वह डोरा मिलाजे के लोगों से बात करना शुरू कर देता है, जिस पर डोरा मिलाजे के लोग इसे कुछ भी भाव नहीं देते। डोरा मिलाजे के द्वारा ऐसा कुछ करते देख जॉन को थोड़ा अजीब लगता है और वह इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, जिस पर डोरा मिलाजे के लोगों को थोड़ा गुस्सा आता है और वह इसे सबक सिखाने का सोचती हुई इससे हाथापाई करना शुरू कर देती है। डोरा मिलाजे के लोगों के द्वारा थोड़ी बहुत लात भात खाने के बाद जॉन का एटीट्यूड बढ़ जाता है और वह अपना बदला लेने का सोचता हुआ डोरा मिलाजे के लोगों पर हमला करना शुरू करता है। जॉन के द्वारा ऐसा करते देख डोरा मिलाजे के लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह जवाब में जॉन को मारने की कोशिश करते हैं। चूंकि सैम और बकी अपने सामने किसी को मरने देना नहीं चाहते थे, इसीलिए न चाहते हुए भी इन्हें जंग में उतारना पड़ता है। चूंकि डोरा मिलाजे के सारे सोल्जर वेल ट्रेंड हुआ करते हैं, इसीलिए सैम और बकी के युद्ध में उतरने के बाद भी डोरा मिलाजे के सोल्जर इन सारे लोगों पर भारी पड़ रहे होते हैं। इन सारे लोगों को आपस में लड़ते देखकर जीमो इस मौके का फायदा उठाता हुआ बाथरूम में पहुंचता है और फिर बाथरूम की गटर से यहाँ से फिलहाल के लिए फरार हो जाता है। अपने आप को इन सारे लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए डोरा मिलाजे की एक सोल्जर जॉन की शील्ड को कुछ इस तरह से अपने भाले को यूज करके अटका देती है कि जॉन थोड़ा सा भी नहीं हिल पाता। वहीं दूसरी तरफ डोरा मिलाजे की दूसरी सोल्जर बकी के वाइब्रेनियम वाले हाथ को बस चुटकियों में उसके शरीर से अलग कर देती है। डोरा मिलाजे के सोल्जर इन सारे लोगों को हराने के बाद चली जाती है, जिसके बाद जॉन वॉकर कहता है, ये तो सुपर सोल्जर भी नहीं थी, फिर भी इन्होंने हमारे दांत खट्टे कर दिए। आगे हम लोग कार्ली को उसके 2 बंदों के साथ देख पाते हैं। यहाँ पर इन लोगों के बीच में हो रही बातचीत के बाद हमें पता चलता है, जिस सुपर सोल्जर सीरम को इन्होंने माद्रेपुर से चुराया था, तो माद्रेपुर का पावर ब्रोकर इनके पीछे लगा हुआ है और आए दिन इन्हें मारने की धमकी दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये सारे लोग जॉन और सैम पर गुस्सा हैं, क्योंकि इनकी वजह से इनके सारे सुपर सोल्जर सीरम या तो बर्बाद हो चुके या फिर इनके पास से चले गए। आगे इन्हें लगता है कि जॉन और सैम एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ये प्लान बनाते हैं कि जॉन और सैम को एक दूसरे से अलग करेंगे और फिर जॉन को ये मार देंगे। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ही कार्ली सैम की बहन सारा के पास फोन करती है और उसे डरा धमकाकर सैम को अकेला एक जगह पर आने को कहती है। चूंकि बकी और सैम एक दूसरे को प्यार करते थे, इसलिए बकी सैम को अकेला नहीं जाने देता और सैम के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां पर कार्ली ने इसे अकेला बुलाया था। यहाँ पर कार्ली और सैम बात कर रहे होते हैं कि तभी इसके पास यानी सैम के पास सेरेन का कॉल आता है, जिसमें वह कह रही होती है, जॉन वॉकर कहीं दूर जा रहा है। मुझे लगता है या तो कार्ली को जॉन के बारे में पता चल गया है या फिर जॉन को कार्ली के बारे में पता चल गया है। तुम्हें अभी जॉन के पास होना चाहिए। सेरेन की बात सुनकर बकी और सैम यहाँ से निकलने लगते हैं। चूंकि कार्ली सच में जॉन यानी नए वाले कैप्टन अमेरिका को मारना चाहती थी, इसीलिए अपने प्लान को फेल होता देख कार्ली अपने दूसरे फ्लैग स्मैशर के बंदे के साथ सैम और बकी को लड़ झगड़ कर रोकने की कोशिश करती है, पर ये लोग नहीं रुकते और उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहां पर जॉन अपने दोस्त हैस्किंग के साथ जा रहा होता है। आगे हम लोग जॉन वॉकर यानी नए वाले कैप्टन अमेरिका को लेमार हैस्किंग के साथ
देख पाते हैं जो कुछ इस तरह से इस घर में दाखिल होते हैं। यहाँ पर इन्हें फ्लैग एस्मेसर के कुछ बंदे मिलते हैं। आगे फ्लैग एस्मेसर वाले तिक्रम लगाकर लेमार हैस्किंग को जॉन के पास से अलग कर देते हैं और फिर लेमार हैस्किंग को दूसरे जगह पर ले जाकर कुछ इस तरह से बांध देते हैं। अपने आसपास लेमार हैस्किंग को न देखकर जॉन को गुस्सा आता है और वह इनसे यानी फ्लैग एस्मेसर के बंदों से लड़ना शुरू कर देता है। फ्लैग एस्मेसर का एक बंदा एक रॉड उठाकर जॉन पर हमला करता है। जॉन यहाँ पर इस रॉड को पकड़कर मोड़ देता है, जिसके बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है अभी कुछ देर पहले जॉन ने जिस सुपर सोल्जर सीरम को अपने पैकेट में रखा था उसने इसे कंज्यूम कर लिया है। जॉन के द्वारा रॉड को मोड़ने के क्रम में यहीं पर बकी और सैम आ जाते हैं, जो जॉन को रॉड को मोड़ते हुए देख लेते हैं। बकी और सैम को अपने सामने देखकर जॉन गुस्साते हुए कहता है कि इन्होंने लेमार को कहीं छुपा कर रखा है, हमें लेमार को खोजना होगा। इसी क्रम में हमें लेमार को दिखाया जाता है जो अपने पास पड़े चाकू से अपने हाथ में बंधे हुए रस्सियां या फिर अपने ट्रैप को छुड़ा लेता है और फिर इस जगह पर पहुंचता है जहां पर बकी, सैम, जॉन फ्लैग एस्मेसर के बंदे से लड़ रहे होते हैं। बकी और सैम का पीछा करते हुए कार्ली भी यहीं पर पहुंच जाती है और अपने फ्लैग एस्मेसर के दूसरे बंदे को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। कार्ली के द्वारा ऐसा करने से बकी, सैम और जॉन कमजोर पड़ने लगते हैं और कार्ली बस जॉन को मारने वाली होती है कि तभी बीच में हैस्किंग आ जाता है। हैस्किंग को बीच में आते देख कार्ली एक जोरदार पंच हैस्किंग को मारती है और हैस्किंग इस पंच के जोर से उड़ता हुआ एक खंभे से जा टकराता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये मर गया। हैस्किंग के साथ ऐसा होते देख कार्ली बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने फ्लैग एस्मेसर के बंदे के साथ यहाँ से भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लेमार हैस्किंग को देखकर बकी, सैम और जॉन अवाक रह जाते हैं। आगे जॉन खुद को संभालता हुआ हैस्किंग के पास पहुंचता है और इसे जगाने की कोशिश करता है, पर हैस्किंग कुछ भी जवाब नहीं देता। यहाँ पर जॉन समझ जाता है कि हैस्किंग अब गुजर चुका है। आगे जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह 5 मंजिली इमारत से कूदता हुआ फ्लैग एस्मेसर के बंदों के पीछे भागना शुरू करता है। आगे जॉन वॉकर को फ्लैग एस्मेसर का यह बंदा दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वह इस इंसान के पास आता है। अपने सामने कैप्टन अमेरिका या फिर जॉन वॉकर को देखकर यह इंसान गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे दोस्त को नहीं मारा है, कार्ली ने तुम्हारे दोस्त को मारा है। यहाँ पर जॉन इस इंसान के बात को सुनने के बाद भी इसकी बात को इग्नोर करता हुआ अपने हाथ में पड़े हुए शील्ड से इस इंसान को मार देता है। आगे हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत सारे इंसान मौजूद है जो अपने मोबाइल से इस इंसिडेंट यानी जॉन के द्वारा इस इंसान को मारने वाली घटना यानी इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इसका अगला एपिसोड शुक्रवार को रिलीज होगा। अगर आप चाहते हो मैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन बनाऊं तो कमेंट में नाइस लिख देना। वहीं दूसरी तरफ अगर और आप वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर क्लिक कर देना या फिर मेरे दूसरे चैनल देसी बुक पर चले जाना, वहां पर आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।